नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को मोबाइल फोन की लत से दूर करने की दिशा में नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत स्कूलों में किताबें, अखबार और रचनात्मक पठन को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों की भाषा, सोच और सामाजिक समझ बेहतर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करना है। कानपुर में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों को प्रशिक्षण देगा। साथ ही बीज बैंक की स्थापना की जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए घर घर गोबर संग्रह की योजना लागू करने जा रहा है। इससे नालियों के जाम की समस्या कम होगी और मोहल्लों की साफ सफाई बेहतर बनेगी। गोबर से जैविक खाद और ऊर्जा उत्पादन पर भी विचार है। उत्तर प्रदेश में 23 बड़े पुलों और 5 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को नाबार्ड से मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, व्यापार, उद्योग और आवागमन को गति मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। मेरठ में रोडवेज बस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों के लिए डिजिटल डिस्प्ले, स्वच्छ परिसर और बेहतर प्रतीक्षालय होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा। कानपुर रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। इसके तहत 150 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना है। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और औद्योगिक व शैक्षणिक शहरों से संपर्क और बेहतर होगा। अलीगढ़ में 14 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सदन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। नए साल में इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस भवन में प्रशासनिक बैठकों, कार्यक्रमों और जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शामली जिले के एक किसान ने एक ही खेत में 3 फसलें उगाने के साथ 800 पॉपुलर के पेड़ लगाकर मुनाफे का नया मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है और कृषि विविधीकरण की दिशा दिखा रहा है। BHU में PhD प्रवेश से जुड़ा गतिरोध समाप्त हो गया है। विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र में नए MSc कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शामली से गोरखपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से प्रदेश के पूरब और पश्चिम का सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे पुवाया क्षेत्र और बरेली मंडल के इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। मेरठ दिल्ली रोड के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए लगभग 70 दुकानों और भवनों का अधिग्रहण किया गया है। प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में निर्माणाधीन NCC अकादमी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह अकादमी युवाओं को सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इससे सेना और सुरक्षा बलों में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को लाभ मिलेगा। सिफी और टाटा सन्स के शीर्ष अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात में प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। AI हब और डेटा सेंटर स्थापित करने पर फोकस किया गया, जिससे यूपी को तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के तहत नाम जुड़वाने का एक और अवसर दिया गया है। निर्वाचन आयोग 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रहा है। बीजेपी प्रदेश संगठन 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत 2026 पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान तेज किया गया है। संगठनात्मक मजबूती और बूथ स्तर की तैयारी पर विशेष जोर है। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जातीय राजनीति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पंकज चौधरी ने कहा कि संगठन और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। उन्होंने संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय के जरिए पार्टी को मजबूत करने की बात कही। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ में सिंधी समाज अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए भव्य आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगोष्ठियां और सामाजिक संवाद शामिल होंगे। गोरखपुर महोत्सव इस बार तकनीक से सजा होगा। आगंतुकों का स्वागत AI आधारित रोबोट करेंगे, जो इमोशन सिस्टम के जरिए भाव भी व्यक्त करेंगे। यह आयोजन युवाओं और तकनीक प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बनेगा। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का असर बना हुआ है। दृश्यता काफी कम होने के बावजूद ट्रैफिक को नियंत्रित रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। मुरादाबाद मंडल में अगले 3 दिनों तक कोहरे की चादर छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी और तापमान में गिरावट जारी रह सकती है।
किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वाराणसी में कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। उधवा अभयारण्य में साइबेरियन पक्षियों की आमद से माहौल जीवंत हो गया है। दिसंबर के अंत में यहां नववर्ष जैसी चहल पहल देखने को मिल रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रयागराज में माघ मेले के मद्देनजर संगम और आसपास के घाटों का दायरा बढ़ाया गया है। अतिरिक्त घाटों के निर्माण से श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पुलिस, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की तैनाती बढ़ाई गई है। सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन सर्विलांस की भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण सिर के तहत मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया में लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम और सत्यापित मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी की जाएगी। सिख समुदाय ने गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं की। अवकाश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां सीमित रहीं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अयोध्या राम मंदिर में 31 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन प्रारंभ हुआ। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वीर बाल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावस्ती स्थित गुरुद्वारे का दौरा किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया और कहा कि उनका साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। इस दौरान स्थानीय संगत भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पंकज चौधरी ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और पार्टी विस्तार का संकल्प जताया है। ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पंकज चौधरी ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा की एकजुटता पर जोर दिया। जाति विशेष बैठकों को लेकर भाजपा नेतृत्व सख्त नजर आया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 5 जनवरी को प्रस्तावित एक बैठक को रद्द कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि संगठन में सभी वर्गों का सम्मान है, लेकिन अलगाववादी गतिविधियों से बचना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। इस दौरान वे विभिन्न सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संबंधित राज्यों में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन को नए रूट से चलाने का निर्णय लिया गया है। अब यह ट्रेन लखनऊ से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को भुज तक सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव पास हुआ। इस फैसले से आईटी, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार ने सुरक्षा, बसलार, शांस को बता, जानधा दाता, परिवहन और कार्यस्थल सुविधाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए 2025-26 का सप्लीमेंट्री बजट पास किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मतदाता 30 दिसंबर तक अपने नाम जोड़ने, संशोधन या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। कई विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर नाम कटने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी तेज किया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 से अधिक वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है और पात्र मतदाताओं को पूरा मौका दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से कारीगरों, किसानों और स्थानीय उद्योगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार जीआई टैग उत्पादों के प्रचार और निर्यात पर भी जोर दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में संभावित है। एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी यूपी और एनसीआर क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे एशिया के प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाले मंझावली पुल का भूमि पूजन किया गया। इस पुल से दोनों राज्यों के 200 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। आवागमन आसान होने से व्यापार और उपास में आवागमन आसान होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। आगरा में ताजमहल के आसपास घना कोहरा छाया हुआ है। इसके कारण पर्यटकों को स्मारक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को मौसम साफ होने पर आने की सलाह दी है। रेलवे ने नई किराया सूची 26 दिसंबर से लागू कर दी है। 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। रेलवे का कहना है कि यह फैसला लागत बढ़ने के कारण लिया गया है। कानपुर में एक निजी स्कूल पर कक्षा 2 के छात्र को पेन चोरी के आरोप में प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने भी स्कूल से जवाब तलब किया है। भदोही के बदगांव गांव में एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला मंचन के लिए अपनी जमीन दान की है। इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। गांव में इस फैसले की सराहना हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण से जुड़े विवाद पर नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि मेडिकल संस्थानों की गरिमा बनी रहे। लखनऊ में 2 बहनों द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों मानसिक तनाव में थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन बनाने पर जोर दिया है। कोहरे से बचाव के लिए कई जिलों में अलाव, शेल्टर और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि एक समय देश को एक परिवार ने बंधक बना लिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने देश को उस स्थिति से मुक्त कराया। उन्होंने विकास, गरीब कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता से सीधा संवाद बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्वांचल क्षेत्र में सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जन चेतना यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने स्पर्श दर्शन और VIP प्रोटोकॉल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अपार भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है और श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।